हेलो स्टूडेंट्स, एनएस तथा जीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो टॉपिक था आपके पास में एलसीआर परिपथ का विश्लेषणात्मक हल, और उसको अच्छे से हमने समझ लिया था। अब इससे अगले वाला जो टॉपिक आपके पास में वो है आपके पास में अर्ध शक्ति बिंदु या अर्ध शक्ति आवर्तियां। तो इसको अच्छे से समझना भाई, क्योंकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में बैठेगा तभी इससे अगले वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपके पास में अर्ध शक्ति बिंदु या अर्ध शक्ति आवर्तियां क्या होती हैं। तो आपके पास इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर जो एलसीआर परिपथ था उसके अंदर हमने ग्राफ बनाया था कि आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूलमान IRMS तथा अनुनादी आवर्ती FR के मध्य हमने क्या बनाया था, ग्राफ बनाया था। और ग्राफ क्या आया था आपके पास में कि जैसे जैसे हम अनुनादी आवर्ती का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा का मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। परंतु आपके पास में एक निश्चित आवर्ती के ऊपर प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। एक निश्चित आवर्ती के ऊपर प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। तो उस आवर्ती को क्या कहते हैं, अनुनादी आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनादी आवर्ती। तो अनुनादी आवर्ती के अंदर देखो मैंने वहां पे बताया था कि आपके पास में धारित्य प्रतिघात किसके बराबर होगी, प्रेरणिक प्रतिघात के बराबर होगी। तो आपके पास में जो प्रतिबाधा जेड है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। और प्रतिबाधा जेड मिनिमम होगी तो धारा का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। तो आपके पास में जो आवर्ती है उसके एक निश्चित मान के ऊपर धारा का मान क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। उससे आगे आपके पास में कि जैसे जैसे हम आपके पास अनुनादी आवर्ती का मान क्या करते हैं, घटाते जाते हैं तो धारा का मान भी क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो ये ग्राफ हो गया था आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूलमान तथा अनुनादी आवर्ती के मध्य ग्राफ। अब इसके अंदर आपके पास में जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आपके पास में अर्ध शक्ति बिंदु या अर्ध शक्ति आवर्तियां। इसको अच्छे से समझना क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो अर्ध शक्ति बिंदु या अर्ध शक्ति आवर्तियां क्या होती हैं, तो इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझना कि आपके पास में एलसीआर परिपथ में, कौन से परिपथ के अंदर, एलसीआर परिपथ में अनुनादी वक्र। ये कैसा वक्र आपके पास में, अनुनादी वक्र है। अनुनादी वक्र पर दोनों ओर वे बिंदु या वे आवर्तियां, वे बिंदु अनुनादी वक्र पर अनुनादी आवर्ती के दोनों ओर वे बिंदु या वे आवर्तियां जिन पर आपके पास में परिपथ में जो शक्ति व्यय है उसके अधिकतम मान, जो शक्ति व्यय है उसके अधिकतम मान का क्या रह जाता है, शक्ति व्यय का आधा मान रह जाता है। तो उन बिंदुओं को क्या कहते हैं, अर्ध शक्ति बिंदु या अर्ध शक्ति आवर्तियां कहते हैं। दोबारा से इसकी डेफिनेशन सुन लेना। एलसीआर परिपथ में अनुनादी वक्र में अनुनादी आवर्ती FR के दोनों ओर वे बिंदु या वे आवर्तियां जहां पर आपके पास में प्रत्याव जो उस क्या है, शक्ति व्यय है, शक्ति व्यय के अधिकतम मान का कितना रह जाता है, आधा मान रह जाता है। जो शक्ति व्यय खर्च हो रही है उसके अधिकतम मान का क्या रह जाता है, आधा रह जाता है। उन दोनों बिंदुओं को क्या कहते हैं, अर्ध शक्ति बिंदु या अर्ध शक्ति आवर्तियां कहते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है, अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। तो शक्ति का मतलब क्या है, शक्ति। शक्ति का क्या हो जाए, आधा हो जाए। कौन सी शक्ति का, अधिकतम शक्ति का क्या हो जाए, आधा हो जाए। तो उन दोनों बिंदुओं को क्या कहते हैं, अर्ध शक्ति बिंदु या अर्ध शक्ति क्या कहते हैं, आवर्तियां कहते हैं। अगर ये डेफिनेशन आपको समझ में नहीं बैठी है तो इससे अगले वाली डेफिनेशन समझना कि आपके पास में अनुनादी वक्र के अंदर, किसके अंदर, अनुनादी वक्र के अंदर अनुनादी आवर्ती FR
के दोनों ओर वे बिंदु, दोनों ओर वे बिंदु या वे आवर्तियां जहां पर प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान, प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान कितना है, IRMS क्या है, मैक्सिमम का कितना रह जाता है, 1/√2 गुना क्या रह जाता है, मान रह जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, उन दोनों बिंदुओं को या उन दोनों आवर्तियों को क्या कहते हैं आपके पास में, अर्धशक्ति बिंदु या अर्धशक्ति आवर्तियां कहते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से सुन लेना कि आपके पास में अनुनादी वक्र में अनुनादी आवर्ती के दोनों ओर वे बिंदु या वे आवर्तियां जहां धारा के अधिकतम मान IRMS मैक्सिमम के अधिकतम मान का कितना मान रह जाता है, 1/√2 गुना क्या होता है, रह जाता है। तो उन दोनों बिंदुओं को क्या कहते हैं, अर्धशक्ति बिंदु या अर्धशक्ति आवर्तियां कहते हैं। तो आपके पास में यहाँ पे अर्धशक्ति बिंदु या अर्धशक्ति आवर्तियों के अंदर आपके पास में जो IRMS आया है, IRMS बराबर कितना मान आया आपके पास में, IRMS मैक्सिमम का कितना गुना होता है, √1/√2 गुना होता है। तो ध्यान रखना भाई, इस सूत्र को आपको याद रखना पड़ेगा कि आपके पास में जो वे बिंदु या वे आवर्तियां जहां पे आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान का कितना गुना रह जाता है, 1/2 और √2 गुना क्या होता है, रह जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, अर्धशक्ति बिंदु या अर्धशक्ति आवर्तियां कहते हैं। तो ये हो गया आपके पास। अब इससे आगे अगर इसको लिखना चाहो तो 1/√2 का मान कितना होता है, 0.707 होता है। तो आपके पास क्या मान हो जाएगा, IRMS बराबर हो जाएगा आपके पास में 0.707 IRMS मैक्सिमम, क्या होगा, मैक्सिमम। तो इसको हम इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो गया भाई आपके पास में अर्धशक्ति बिंदु या अर्धशक्ति आवर्तियां। अब अगला टॉपिक आपके पास में बैंड चौड़ाई बीटा। बैंड चौड़ाई किस प्रकार से निकालेंगे, इसको अच्छे से समझना, क्योंकि ये टॉपिक भी क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो बैंड टॉपिक कैसे, बैंड चौड़ाई कैसे निकालेंगे, तो इसको टॉपिक को अच्छे से समझना। टॉपिक आपके पास में बैंड चौड़ाई, बीटा, बैंड चौड़ाई बीटा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम बैंड चौड़ाई को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, बीटा से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, बीटा से। तो बैंड चौड़ाई किसे कहते हैं, बैंड चौड़ाई किसे कहते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, फिर उससे आगे इसका मान निकालेंगे। तो बैंड चौड़ाई यहां पे अच्छे से समझना भाई कि आपके पास में जो बैंड चौड़ाई होगी वो क्या होगी कि आपके पास में LCR परिपथ के अंदर अर्धशक्ति आवर्तियों, जो अर्धशक्ति आवर्ती कौन कौन सी आई थी, F1 और F2 के मध्य जो आवर्ती अंतराल होता है, जो दूरी होती है, उस दूरी को क्या कहते हैं, बैंड चौड़ाई कहते हैं। तो यहाँ पे इसका ग्राफ बना रहा हूं, दोबारा से अच्छे से समझ लेना। इस साइड आपके पास में क्या है, अनुनादी आवर्ती, और इस साइड आपके पास प्रत्यावर्ती धारा का क्या है, अधिकतम मान है। तो आपके पास में यहाँ पे अर्धशक्ति बिंदु कहां प्राप्त हुए थे, आपके पास में एक बिंदु यहाँ F1 के ऊपर और दूसरा बिंदु कहां प्राप्त हुआ था आपके पास में F2 के ऊपर, और यहाँ क्या था आपके पास में FR। तो आपके पास में यहाँ पे बैंड चौड़ाई की डेफिनेशन क्या होगी कि LCR परिपथ के अंदर अर्धशक्ति आवर्तियां, अर्धशक्ति आवर्ती कौन कौन सी है, F1 और F2 के मध्य जो आवर्ती अंतराल है, के मध्य जो आवर्ती अंतराल है या दूरी है, इस दूरी को क्या कहते हैं, बैंड चौड़ाई कहते हैं। इस दूरी को या आवर्ती अंतराल को क्या कहते हैं, बैंड चौड़ाई कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं
कि एलसीआर परिपथ में अर्ध शक्ति आवर्तियों के मध्य, अर्ध शक्ति आवर्ती कौन कौन सी F1 और F2 के मध्य जो आपके पास में आवर्ती अंतराल है या जो दूरी है, इस दूरी को क्या कहते हैं, बैंड चौड़ाई कहते हैं। अब आपके पास में इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर अभी हमने डिस्कस किया था कि आपके पास में जो अर्ध शक्ति आवर्तियां होती हैं, तो अर्ध शक्ति आवर्तियों के अंदर जो धारा का अधिकतम मान है, तो धारा के अधिकतम मान का कितना रह जाता है, 1/√2 गुना रह जाता है। तो आपके पास में यहाँ पे क्या होगा, जो मान होगा आपके पास में IRMS बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, यहां हो जाएगा आपके पास में कितना, आपके पास होगा IRMS मैक्सिमम बटे कितना होगा आपके पास, √2। ये किससे निकाला था हमने, अर्ध शक्ति आवर्तियों या अर्ध शक्ति बिंदुओं से क्या किया था हमने, निकाला था कि आपके पास IRMS बराबर कितना होगा, IRMS मैक्सिमम बटे कितना होगा, √2 होगा। अब आपके पास में बैंड चौड़ाई क्या होगी, बैंड चौड़ाई जो होगी आपके पास में बीटा, बीटा बराबर कितना होगा आपके पास में, अभी मैंने डेफिनेशन से बताया था कि अर्ध शक्ति आवर्तियों के मध्य जो आवर्ती अंतराल है F2 माइनस में F1 क्या है आपके पास में, ये समीकरण नंबर 1 है। क्या है, समीकरण नंबर 1। अब उससे आगे अच्छे से समझना कि आपके पास जो आवर्ती का अंतराल है उसी तो हमने बैंड चौड़ाई बोल दिया, परंतु अर्ध शक्ति आवर्तियों के अंदर IRMS बराबर कितना मान आया था आपके पास में, IRMS मैक्सिमम बटे कितना आया था, √2 आया था। अब यहाँ पे ध्यान देना भाई कि आपके पास में यहाँ IRMS बराबर कितना मान होगा आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में जो मान होगा वो होगा आपके पास में IRMS बराबर कितना होगा, VRMS बटे कितना होगा, Z होगा। और Z क्या है आपके पास में, प्रतिबाधा है। क्या है, प्रतिबाधा। तो IRMS बराबर हो गया VRMS बटे कितना हो गया, Z। और आपके पास में IRMS मैक्सिमम बराबर कितना होगा आपके पास में, VRMS बटे कितना हो जाएगा आपके पास में, Z मिनिमम, Z मिनिमम। क्योंकि आपके पास में धारा का जब अधिकतम मान होगा तो प्रतिबाधा का मान क्या होगा, कम होगा, न्यूनतम होगा। तो आपके पास में IRMS मैक्सिमम बराबर हो जाएगा VRMS बटे कितना हो जाएगा, Z मिनिमम हो जाएगा। Z क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो आपके पास में Z मिनिमम कब होगा आपके पास में, जब धारित्य प्रतिघात और प्रेरित प्रतिघात आपस में क्या होंगी, समान होंगी। तो आपके पास में यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि Z मिनिमम बराबर कितना होगा आपके पास में, √ क्या होगा, R² प्लस में XL माइनस में XC का होल स्क्वायर। मिनिमम के लिए आपके पास में XL बराबर कितना होगा, XC होगा। XL बराबर कितना होगा, XC। तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास में Z मिनिमम बराबर कितना होगा आपके पास, R होगा। कितना होगा, R। तो ये मान उठाकर यहां डालेंगे तो आपके पास में IRMS मैक्सिमम बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, VRMS बटे कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। क्योंकि Z मिनिमम का मान कितना आपके पास में, R है। तो अब यहां पे ध्यान देना भाई कि आपके पास में IRMS बराबर कितना आ रहा है, VRMS बटे Z आ रहा है। और आपके पास में IRMS मैक्सिमम बराबर कितना आ रहा है, VRMS बटे क्या आ रहा है, Z मिनिमम आ रहा है। और Z मिनिमम का मान कितना है, R है। तो IRMS मैक्सिमम बराबर कितना हो गया, VRMS बटे R। तो ये दोनों मान उठाकर इस समीकरण के अंदर डालेंगे। IRMS बराबर IRMS मैक्सिमम बटे √2 के अंदर डालेंगे तो आपके पास क्या मान होगा, यहाँ पे जो मान होगा IRMS का मान कितना है, VRMS बटे Z। तो यहां हो जाएगा VRMS बटे कितना हो गया, Z बराबर आपके पास में
आई आर एम एस मैक्सिमम का मान कितना है, वी आर एम एस बटे कितना हो गया, आर हो गया। तो वी आर एम एस बटे कितना हो गया, आर बटे कितना है आपके पास में अंडर रूट 2 है। आर क्या होगा, नीचे चला जाएगा, तो क्या मान हो जाएगा आपके पास में, वी आर एम एस बटे जेड बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, वी आर एम एस बटे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 आर हो जाएगा। अब आपके पास में वी आर एम एस से वी आर एम एस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या मान बचेगा आपके पास, 1 अपॉन में जेड बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 2 इंटू आर। अब इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जेड बराबर कितना मान आ जाएगा आपके पास में, अंडर रूट 2 आर होगा। कितना होगा, अंडर रूट 2 आर। अब इससे आगे अच्छे से समझना कि आपके पास में जेड क्या है, प्रतिबाधा है, और आर क्या है आपके पास में, प्रतिरोध है। तो हम जानते हैं कि आपके पास में जो प्रतिबाधा है जेड बराबर कितना होता है भाई, एलसीआर परिपथ के अंदर निकलवाया था, प्रतिबाधा जेड बराबर हो जाएगा आपके पास में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस में एक्ससी का होल स्क्वायर। तो जेड का मान उठाकर यहां डालेंगे तो आपके पास में क्या मान होगा, मान होगा आपके पास में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में क्या होगा, एक्सएल माइनस में एक्ससी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 आर, अंडर रूट 2 आर। अब आपके पास में यहां पे क्या आ रहा है, अंडर रूट आ रहा है, तो दोनों तरफ क्या कर दे, वर्ग कर दे। तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या मान होगा भाई आपके पास में, यहां होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस में एक्ससी का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आपके पास में अंडर रूट 2 इंटू आर का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इसका भी अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस में एक्ससी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपके पास में 2 आर स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, 2 आर स्क्वायर। अब इससे आगे अच्छे से समझना कि आर स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे, किसका जाएगा, माइनस का जाएगा। तो आपके पास क्या होगा, एक्सएल माइनस में एक्ससी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 2 आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। 2 आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा। तो क्या होगा आपके पास एक्सएल माइनस में एक्ससी का होल स्क्वायर बराबर हो गया आपके पास में आर स्क्वायर। क्या होगा, आर स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या है, स्क्वायर है, तो आपके पास में क्या मान होगा, यहां होगा एक्सएल माइनस में एक्ससी बराबर हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस कितना होगा, आर होगा, प्लस माइनस कितना होगा, आर। तो ध्यान रखना भाई, दोनों तरफ क्या है, वर्ग है, तो एक्सएल माइनस एक्ससी बराबर कितना हो गया, प्लस माइनस कितना हो गया, आर हो गया। अब उससे आगे ध्यान देना कि हम जानते हैं कि आपके पास में एक्सएल बराबर कितना होता है, ओमेगा एल। क्या है आपके पास में, जो प्रेरणिक प्रतिघात है, और आपके पास में एक्ससी बराबर कितना होता है, 1 अपॉन में ओमेगा सी। ये क्या है आपके पास में, धारित्य प्रतिघात है। तो ये दोनों मान उठाकर यहां डालेंगे तो आपके पास क्या होगा, ओमेगा एल। यहां पे जो मान होगा आपके पास क्या होगा, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन में ओमेगा सी बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस आर हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास में 2 समीकरण बनेंगी। कितने समीकरण बनेंगी, 2 समीकरण बनेंगी। और वो दोनों समीकरण किस प्रकार से बनेंगी, क्योंकि एक बार जो आर है उसको क्या कर लेंगे, प्लस का लेंगे, और एक बार किसका लेंगे, माइनस का लेंगे।
तो इसको अच्छे से समझना कि आपके पास में यहाँ क्या होगा, ओमेगा 1L माइनस में 1 में ओमेगा 1C बराबर माइनस कितना आ गया, R आ गया। एक बार हमने इसको किसका ले लिया, माइनस का ले लिया, यहाँ पे ओमेगा 1 मान लिया और यहाँ पे भी ओमेगा 1 मान लिया, तो क्या हो गया आपके पास समीकरण नंबर कितना आ गया, ये 2 आ गया। कितना आ गया, 2। अब उससे आगे आपके पास में जो समीकरण तीसरा बनेगा वो क्या बनेगा, ओमेगा 2L माइनस में 1 में ओमेगा 2C बराबर प्लस का कितना हो जाएगा, R। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब इससे आगे आप अच्छे से समझना, क्योंकि यहां तक आप सोल्व कर सकते हो। तो अब इससे आगे क्या मान होगा आपके पास में, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर। तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो भाई LHS मान क्या कर देंगे, LHS के अंदर जोड़ देंगे और RHS मान क्या करेंगे, RHS के अंदर जोड़ देंगे। तो आपके पास क्या होगा, यहां मान होगा आपके पास में ओमेगा 1L माइनस 1 में ओमेगा 1C प्लस में ओमेगा 2L माइनस 1 में ओमेगा 2C बराबर कितना होगा, माइनस R प्लस R। LHS मान को LHS में जोड़ दिया, RHS मान को RHS में जोड़ दिया। अब यहां पे देखना माइनस R प्लस R, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल, मान कितना हो गया, 0। अब यहां ध्यान देना, L वाली संख्या को एक जगह ले लो और C वाली संख्या को एक जगह ले लो, तो क्या मान होगा आपके पास में, ओमेगा L प्लस में ओमेगा 2L, ओमेगा 1L प्लस में ओमेगा 2L माइनस कितना हो जाएगा, 1 में ओमेगा C माइनस 1 में ओमेगा 2C बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये दोनों संख्या किसकी है, माइनस की है, इनको क्या करेंगे, उस साइड भेजेंगे। तो क्या होगा आपके पास में, ओमेगा 1L प्लस में ओमेगा 2L बराबर हो जाएगा 1 में ओमेगा 1C प्लस में 1 में ओमेगा 2C हो गया। तो अब आपके पास यहां ध्यान देना कि इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, यहां पे कॉमन आ रहा है L, और इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, 1 में C कॉमन आ रहा है। तो इस साइड से रब कर रहा हूं मैं, तो क्या मान होगा भाई, यहां इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, L कॉमन आ रहा है, तो L को बाहर निकाल लो। तो क्या होगा आपके पास में, L इंटू ओमेगा 1 प्लस में ओमेगा 2 बराबर इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, 1 में C, तो 1 में C, और यहां पे कितना मान बच गया आपके पास, 1 में ओमेगा 1 प्लस में 1 में ओमेगा 2। अब इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो आपके पास में एलसीएम लेंगे तो क्या मान होगा आपके पास में, यहां पे होगा आपके पास में एल ओमेगा 1 प्लस में ओमेगा 2 बराबर 1 में सी। एलसीएम कितना आ गया भाई आपके पास, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों प्लस में है, तो कितना होगा ओमेगा 1 प्लस में ओमेगा 2, क्योंकि यहाँ ओमेगा 2 प्लस में ओमेगा 1 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 1 प्लस में ओमेगा 2। तो आपके पास यहाँ पे ध्यान देना, ओमेगा 1 प्लस में ओमेगा 2 से ओमेगा 1 प्लस में ओमेगा 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या मान बच गया आपके पास में, L बराबर मान हो गया 1 में C इंटू 1 में कितना हो गया ओमेगा 1 और ओमेगा 2। तो ध्यान देना, L को इस साइड भेजेंगे, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को क्या करेंगे, इस साइड भेजेंगे। तो आपके पास में क्या मान आएगा, यहां पे आएगा आपके पास में जो मान होगा वो होगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर होगा 1 में LC, 1 में LC। और ये आ गया आपके पास में समीकरण नंबर 4।
समीकरण नंबर 4। तो अब इससे आगे अच्छे से समझना कि आपके पास में समीकरण 4 आ चुका है। अब उससे आगे क्या करेंगे कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो आगे लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे तो आपके पास क्या मान आएगा, जो मान होगा आपके पास में वो होगा, तो देखो भाई समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा रहे हैं तो क्या होगा आपके पास ओमेगा 2l माइनस कितना होगा 1 अपॉन में ओमेगा 2c, घटाएंगे तो माइनस ओमेगा 1l माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में ओमेगा 1c बराबर कितना होगा r प्लस का, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा r हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना कि आपके पास में यहाँ r प्लस r कितना हो गया 2r हो गया। l वाली संख्या को एक जगह ले लो और आपके पास में c वाली संख्या को एक जगह ले लो, तो क्या होगा आपके पास में ओमेगा 2l माइनस में ओमेगा 1l बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, वो सॉरी माइनस आपके पास 1 अपॉन में ओमेगा 2c प्लस आपके पास कितना हो जाएगा 1 अपॉन में ओमेगा 1c बराबर कितना हो गया 2r हो गया, बराबर कितना हो गया 2r। तो अब उससे आगे अच्छे से समझना कि आपके पास में यहाँ पे इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों के अंदर से आपके पास में जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है l आ रहा है, क्या आ रहा है l। तो यहाँ l कॉमन ले लो तो आपके पास क्या हो जाएगा l इंटू ओमेगा 2 माइनस में ओमेगा 1, ठीक है भाई। और यहाँ पे आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आपके पास में कॉमन आ रहा है प्लस में 1 अपॉन में c, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा ओमेगा 1 और ओमेगा 2, तो आपके पास क्या मान होगा ओमेगा 2 माइनस में ओमेगा 1 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 2r हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2r। अब इन दोनों के अंदर भी देखना, इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है ओमेगा 2 माइनस में ओमेगा 1 कॉमन आ रहा है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो ओमेगा 2 माइनस में ओमेगा 1 बाहर आ गया, तो यहाँ पे आपके पास में क्या मान बच गया l, यहाँ पे कितना बच गया प्लस 1 अपॉन में c और इंटू 1 अपॉन में ओमेगा 1 ओमेगा 2, यही मान बचेगा ना भाई, बराबर कितना होगा आपके पास में 2r। अब समीकरण 4 के अंदर देखना ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का मान कितना है 1 अपॉन में lc है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन में ओमेगा 1 ओमेगा 2 का मान कितना है 1 अपॉन में lc, तो यहाँ पे मान डालेंगे, तो इस साइड से रब कर रहा हूं मैं, तो आपके पास क्या मान होगा ओमेगा 2 माइनस में ओमेगा 1 और यहां पे हो जाएगा आपके पास में l और प्लस में 1 अपॉन में c और आपके पास में इंटू 1 अपॉन में ओमेगा 1 ओमेगा 2 का मान किसके अंदर समीकरण 4 के अंदर कितना आएगा 1 अपॉन में lc और कितना हो जाएगा आपके पास बराबर 2r हो जाएगा। lc क्या होगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या मान होगा आपके पास में ओमेगा 2 माइनस में ओमेगा 1 और इंटू कितना हो गया l प्लस में 1 अपॉन में c इंटू कितना हो गया lc और बराबर कितना हो गया आपके पास में 2r, c से c कैंसिल, क्या मान बच गया आपके पास में ओमेगा 2 माइनस में ओमेगा 1 इंटू आपके पास l प्लस में l बराबर कितना हो गया 2r हो गया। l प्लस में l कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा, तो क्या मान होगा आपके पास में ओमेगा 2 माइनस में ओमेगा 1 बराबर हो जाएगा आपके पास इंटू 2l बराबर कितना हो गया
2r। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या मान बच गया आपके पास में, ओमेगा 2 माइनस में ओमेगा 1 इंटू कितना हो गया, l बराबर कितना हो गया, r। अब आपके पास में l को इस साइड भेजेंगे, किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो क्या मान होगा आपके पास में, ओमेगा 2 माइनस में ओमेगा 1 बराबर कितना हो जाएगा, r बटे l हो जाएगा, r बटे l। तो अब इससे आगे ध्यान देना कि आपके पास में ओमेगा 1 बराबर कितना होगा, अगर आवर्ती के रूप में लिखे इसको तो कितना होगा, 2 पाई f1 होगा। तो यहां लिखेंगे, चूंकि आपके पास में ओमेगा 1 बराबर होता है 2 पाई f1 और ओमेगा 2 बराबर कितना होता है आपके पास में 2 पाई f2, तो ये दोनों मान उठाकर यहां डालेंगे तो आपके पास में क्या मान आएगा, यहां पे जो मान आएगा वो होगा आपके पास 2 पाई f2 माइनस में 2 पाई f1 बराबर कितना हो जाएगा, r बटे l। क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई कॉमन आ रहा है, बाहर निकालो तो क्या मान होगा आपके पास में 2 पाई इंटू f2 माइनस में f1 बराबर कितना हो जाएगा, r बटे l। 2 पाई को क्या करते हैं, इस साइड भेजते हैं, तो क्या मान आएगा आपके पास में, यहां जो मान होगा वो होगा आपके पास में f2 माइनस में f1 बराबर हो जाएगा r बटे कितना होगा, 2 पाई l होगा, 2 पाई l। तो अब यहाँ पे समीकरण 1 के अंदर मैंने क्या लिखा था, आपके पास में यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, वहां पे मैंने लिखा था f2 माइनस f1 बराबर कितना था, बीटा। जो आवर्ती अंतराल था उसको क्या माना था हमने, बैंड चौड़ाई माना था। तो आपके पास यहां पे लिख सकते हैं, चूंकि आपके पास में f2 माइनस में f1 बराबर कितना होता है, बीटा होता है, तो आपके पास में यहां बीटा बराबर कितना मान आ जाएगा, बीटा बराबर हो गया आपके पास में r बटे 2 पाई इंटू l। किसका मान आ गया भाई आपके पास में, बैंड चौड़ाई का मान आ गया। किसका मान आ गया, बैंड चौड़ाई का मान आ गया। अब इससे आगे ध्यान देना कि आपके पास में अगला जो टॉपिक हम करेंगे, विशेषता गुणांक Q। तो विशेषता गुणांक Q क्या होता है उसको अच्छे से समझना, क्योंकि उसकी डेफिनेशन भी बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो आपके पास में यहां पे विशेषता गुणांक के बारे में और क्या कर लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं। टॉपिक अगला आपके पास में विशेषता गुणांक Q। विशेषता गुणांक Q। तो आपके पास में विशेषता गुणांक Q क्या होता है, डेफिनेशन को पहले अच्छे से समझना, फिर विशेषता गुणांक के बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो आपके पास में डेफिनेशन क्या होगी कि LCR परिपथ में, LCR परिपथ में आपके पास में जो अनुनादी आवर्ती FR है, अनुनादी आवर्ती FR तथा बैंड चौड़ाई अभी जो आपने निकाली है बीटा का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं, विशेषता गुणांक कहते हैं। तो डेफिनेशन दोबारा से सुन लेना कि LCR परिपथ में अनुनादी आवर्ती FR तथा बैंड चौड़ाई बीटा के अनुपात को क्या कहते हैं, विशेषता गुणांक कहते हैं। इसलिए आपके पास में विशेषता गुणांक Q बराबर कितना होगा आपके पास में, विशेषता गुणांक Q बराबर हो जाएगा आपके पास कितना होगा भाई, आपके पास में अनुनादी आवर्ती FR, अनुनादी आवर्ती FR और बटे आपके पास में बैंड चौड़ाई बीटा, बैंड चौड़ाई बीटा। तो आपके पास Q बराबर क्या मान आ जाएगा आपके पास में, Q बराबर होगा आपके पास में
एफ आर बटे कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। एफ आर बटे कितना हो जाएगा, बीटा। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि एलसीआर परिपथ में अनुनादी आवर्ती एफ आर तथा बैंड चौड़ाई बीटा के अनुपात को क्या कहते हैं, विशेषता गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषता गुणांक। अब विशेषता गुणांक के बारे में थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लेना कि जो विशेषता गुणांक होता है वो आपके पास में एलसीआर परिपथ के अंदर, एलसीआर जो परिपथ होता है वो प्रतिरोध के मान के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है, प्रतिरोध के मान के ऊपर। क्योंकि आपके पास में जब प्रतिरोध का मान क्या होगा, अधिकतम होगा, प्रतिरोध का मान क्या होगा, अधिकतम होगा, तब धारा का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। धारा का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। और धारा का मान न्यूनतम होगा तो आपके पास में जो वक्र होगा वो कैसा होगा, आपके पास में चपटा होगा। धारा का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा, और जो वक्र होगा कैसा होगा, चपटा होगा। और वक्र चपटा होगा तो आपके पास में बैंड चौड़ाई क्या होगी, अधिकतम होगी। बैंड चौड़ाई क्या होगी, अधिकतम होगी। उसके पश्चात जैसे जैसे हम प्रतिरोध का मान क्या करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, तो धारा का मान भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। धारा का मान बढ़ने लगता है तो आपके पास में जो वक्र है वो क्या होता चला जाता है, तीक्ष्ण होता चला जाता है। क्या होता चला जाता है, तीक्ष्ण, सकड़ा होता चला जाता है। जब आपके पास वक्र तीक्ष्ण होता है तब आपके पास में बैंड चौड़ाई का मान क्या होता है, कम होता है। तो आपके पास में जो विशेषता गुणांक है वो भी किसके ऊपर निर्भर करता है, प्रतिरोध के ऊपर निर्भर करता है। तो इसका ग्राफ अच्छे से समझ लेना, इससे आगे फिर बाद में बात करेंगे। पहले इसका आपको छोटा सा ग्राफ समझा देता हूं। आपके पास में इस साइड आपके पास में क्या है, प्रत्यावर्ती धारा IRMS है, और इस साइड आपके पास में क्या है, जो अनुनादी आवर्ती है वो क्या है, FR है। तो यहां पे ध्यान देना भाई, LCR परिपथ के अंदर हम क्या करते हैं, आपके पास यहां एक प्रतिरोध कितना है, R1 है। उससे आगे प्रतिरोध का मान हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, यहां पे R2 हो गया, यहां पे आपके पास में कितना हो गया, R3 हो गया, यहां पे आपके पास में क्या हो गया, R4 हो गया। तो जैसे जैसे हम प्रतिरोध का मान बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपके पास में धारा का मान क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। परंतु आपके पास में जो वक्र है वो क्या होता जा रहा है, तीक्ष्ण होता जा रहा है, सकड़ा होता जा रहा है। यहाँ पे आपके पास में ये चौड़ाई कितनी आपके पास में अधिक है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं चपटा, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, तीक्ष्ण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, तीक्ष्ण, सकड़ा होता जा रहा है। तो आपके पास में यहाँ पे दोबारा से समझ लेना कि हम जैसे जैसे जो एलसीआर परिपथ है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, प्रतिरोध के ऊपर निर्भर करता है। जैसे जैसे आपके पास प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता जाता है, वैसे वैसे धारा का मान क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और धारा का मान बढ़ता है तो आपके पास जो वक्र होता है कैसा होता है, तीक्ष्ण होता है। और वक्र तीक्ष्ण होगा तो बैंड चौड़ाई का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। जब बैंड चौड़ाई का मान न्यूनतम होगा तो विशेषता गुणांक का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। उसके पश्चात कि आपके पास जैसे जैसे प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है, तब आपके पास में धारा का मान क्या होता है, घटता जाता है। और आपके पास में धारा का मान घटता है तो आपके पास में जो वक्र है वो कैसा होता है, चपटा होता है। और वक्र चपटा होने के कारण जो आपके पास में बैंड चौड़ाई है, बैंड चौड़ाई का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और बैंड चौड़ाई का मान बढ़ेगा तब आपके पास में विशेषता गुणांक का मान क्या होता है, घट जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना भाई। अब इससे आगे आपके पास में Q बराबर कितना है, FR बटे कितना है, बीटा है। और हम बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, F2 माइनस में F1। तो यहाँ पे ध्यान देना भाई कि आपके पास में यहाँ पे बीटा बराबर हम लिख सकते हैं F2 माइनस में F1, क्योंकि आवर्ती अंतराल क्या कहलाता है, बैंड चौड़ाई कहलाता है। तो आपके पास क्या मान होगा, Q बराबर हो जाएगा आपके पास में FR बटे कितना होगा आपके पास में F2 माइनस में F1। 2 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई से क्या कर दो, नीचे मल्टीप्लाई कर दो।
तो यहां पे लिख सकते हो आप कि 2 पाई से गुणा तथा भाग करने पर गुणा तथा भाग करेंगे तो आपके पास में क्या मान आएगा, Q बराबर आपके पास में मान आ जाएगा 2 पाई एफ आर बटे 2 पाई F2 माइनस में 2 पाई एफ आर। तो अब उससे आगे ध्यान देना कि आपके पास में जो 2 पाई एफ आर है वो किसके बराबर होता है, अनुनादी कोणीय आवर्ती ओमेगा आर के क्या होता है, समान होता है। और 2 पाई एफ 2 किसके बराबर होगा, आपके पास हो जाएगा ओमेगा 2 और 2 पाई F1 किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे लिख ही देता हूं भाई मैं, 2 पाई F1 बराबर हो गया ओमेगा 1, 2 पाई F2 बराबर हो जाएगा ओमेगा 2। तो ये तीनों मान उठाकर यहां डालेंगे तो आपके पास में Q बराबर क्या मान आएगा, Q बराबर जो मान आएगा आपके पास में ओमेगा आर बटे कितना हो जाएगा, ओमेगा 1 माइनस में ओमेगा 2 होगा। कितना हो गया, ओमेगा 1 माइनस में ओमेगा 2। अब इससे आगे ध्यान देना कि आपके पास में जो ओमेगा आर है, अनुनादी जो कोणीय आवर्ती है, उसका मान कितना होता है आपके पास में, अनुनादी कोणीय आवर्ती ओमेगा आर का जो मान आया था आपके पास कितना आया था, 1 अपॉन में अंडर एल से आया था, 1 अपॉन में अंडर एल से पीछे करवा चुका हूं। और आपके पास में जो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 है, ये आपके पास में क्या है, बैंड चौड़ाई है। बैंड चौड़ाई का मान आपके पास कितना है, आर अपॉन में एल। इससे पहले वाले डेरिवेशन के अंदर हमने सोल्व किया था, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बराबर कितना आया था, कितना, आर अपॉन में एल। तो ये दोनों मान उठाकर यहां डालेंगे तो आपके पास क्या मान आएगा, यहां पे होगा Q बराबर हो जाएगा आपके पास में 1 अपॉन में अंडर रूट एल सी बटे कितना हो गया आपके पास, आर बटे एल। एल क्या होगा, ऊपर चला जाएगा तो Q बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, एल बटे हो जाएगा आपके पास में आर इंटू कितना हो जाएगा, एल सी। अब एल को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एल गुणा अंडर रूट एल। तो आपके पास क्या मान होगा, Q बराबर हो जाएगा अंडर रूट एल गुणा अंडर रूट एल बटे आपके पास क्या हो जाएगा, आर गुणा कितना हो जाएगा, अंडर रूट एल गुणा अंडर रूट सी। अंडर रूट एल से अंडर रूट एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो Q बराबर कितना हो गया आपके पास में, 1 अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट एल बटे सी इंटू 1 अपॉन में आर। ये क्या आ गया भाई आपके पास में, विशेषता गुणांक। तो ध्यान रखना भाई, विशेषता गुणांक का जो मान है Q बराबर कितना है, अंडर रूट एल बटे सी इंटू 1 अपॉन में आर है। तो अब आपके पास यहाँ क्वेश्चन बनता है कि विशेषता गुणांक का उपयोग कहाँ किया जाता है, विशेषता गुणांक का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो विशेषता गुणांक का जो उपयोग है वो क्या किया जाता है, रेडियो में ट्यूनिंग के रूप में किया जाता है। रेडियो के अंदर क्या किया जाता है, ट्यूनिंग करने में किया जाता है। हम रेडियो को धीरे धीरे उसका क्या करते हैं, घुमाते हैं तो आपके पास में एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके अंदर आवाज क्या होने लगती है, साफ होने लगती है। क्या होने लगती है, साफ होने लगती है, क्योंकि रेडियो के अंदर जुड़ा हुआ जो संधारित्र है उसकी धारिता बार बार क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है और उसका विशेषता गुणांक भी क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो इस कारण से इसका उपयोग रेडियो के ट्यूनिंग करने में किया जाता है। तो ये हो गया आपके पास में विशेषता गुणांक। अब इससे अगले वाला जो टॉपिक आपके पास में वो है आपके पास में शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक क्या होगा इसके बारे में हम जिक्र करेंगे कल। तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।